सदा रंगदारंग सदा रंगदारंग तन रंग मन रंग सब रंग रचनाकार को प्रणाम सदा रंगदारंग रचना के अलग रंग रूप रचना के अलग रंग रूप प्रेम पिया प्राण पिया गुणीदास शोक पिया सब तुम रचनाकार हो महान सदा रंगदारंग सदा रंगदारंग अदारंग अदारंग। दोस्तों नमस्कार। रचनाकार को प्रणाम। इतनी सुंदर रचना अभी आपने सुनी, तो संगीत और संगीतकारों को भी हम प्रणाम करते हैं और बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि बोलो तो सब सुनेंगे हमारे इस चैनल में आज संगीत की स्वर लहरियां बहेंगी और संगीत के अथाह सागर में हम गोते लगाएंगे और स्वर्णिम सुख की प्राप्ति करेंगे। आज हमारे साथ हैं नागपुर की ही क्या, हमारे भारत की जानी मानी शास्त्रीय गायिका और उपशास्त्रीय संगीत में भी आप महारत रखती हैं, ऐसी डॉक्टर साधना शिलेदार आज हमारे साथ हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आप पेशे से प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और नागपुर के मॉरिस कॉलेज यानी नागपुर महाविद्यालय, वहाँ पर आप शिक्षिका हैं, वहाँ पर प्रोफेसर के हैसियत से आप कार्यरत हैं और साथ ही साथ आप संगीत की साधना कर रही हैं। साधना आपका नाम है और सतत संगीत के साथ आप नए नए प्रयोग के साथ हमारे समक्ष हैं। मैडम सबसे पहले तो आपको हम नमस्कार करते हुए यही कहेंगे कि ये संगीत एक अलग क्षेत्र है कि जैसे डॉक्टरी पेशा होता है जिसमें आपको कई साल देने होते हैं, पर संगीत ऐसा पेशा है मैं कहूँगी जिसमें पूरी जिंदगी देनी होती है। सही। तो इस क्षेत्र में आपने कैसे पदार्पण किया? मेरा जो घर है वो मतलब बचपन से ही मेरे घर में संगीत है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, इन सब लोग कलाओं के क्षेत्र में हैं। तो चित्रकला कह लो, साहित्य कह लो, संगीत कह लो, हमारे घर में मतलब मेरे बचपन से ही मुझे मिला। तो कहें कि विरासत के रूप में ही मुझे संगीत की शिक्षा मिलती गई। विरासत के रूप में ही संगीत या कलाओं की साधना करना ये मुझे बताया गया। तो इस तरह मैं संगीत के क्षेत्र में आई। तो संगीत का सा आपने किससे सीखा? यानी शुरुआती दौर के संगीत को आपने कहाँ से आत्मसात किया और बाद में आगे कहाँ बढ़ती गई आप? जैसे मैंने कहा कि मेरे दादाजी बहुत अच्छा बालगंधर्व जी का नाट्य संगीत गाया करते थे। वाह। और मेरे पिताजी जो है वो थे तो फिलोसफी के प्रोफेसर, एस्थेटिक्स में रुचि रखते थे, लेकिन वो संगीत में भी उनको उनकी खासियत थी। अच्छा। तो उनसे मैंने संगीत बचपन से सीखा, अभी तक सीख रही हूँ। तो बचपन आपका कहाँ, जबलपुर में बीता आपने कहा? जबलपुर में कुछ साल बीता, लेकिन अमरावती में मेरा बचपन गया। अच्छा। तो उसके बाद मेरे पिताजी के जो गुरुजी थे मनोहरा कासलीकर जी, उनके पास मैंने संगीत की शिक्षा ली। इन दोनों से बचपन से मैंने पूरा संगीत सीखा है, जो कुछ भी है उन्हीं से सीखा है। बाद में मुझे कुमार गंधर्व जी का गाना बहुत पसंद था, किशोरी जी का बहुत पसंद था। तो कुमार जी तो जल्दी चल बसे, तो उनके जो बचपन से सहाध्यायी रहा करते थे, गुरु बंधु थे, पंडित चंद्रशेखर रे जी, उनके पास मैं संगीत सीखने गई। अच्छा। गई तो थी कुमार जी के अट्रैक्शन से, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना भी संगीत मुझे सिखाया और पूरे ग्वालियर घराना कह लो, शास्त्रीय संगीत कह लो, इन सब के ऊपर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तालीम भी दी, बहुत अच्छी शिक्षा दी जी। तो उनके पास भी मैं गई जी। और फिर उसके बाद मैं गुरुवर्य आरती अंकलिकर जी का मुझे बहुत अट्रैक्शन था। आरती अंकलिकर टीकेकर। हाँ, मतलब मैं उनको बचपन से मैं उनका गाना सुनती थी और मुझे बहुत पसंद था। कुछ सिमिलैरिटीज भी मुझे अपने आप उनसे लगती थी।
तो मैंने सोचा कि मैं इनके पास जाके सीखूं। मुझे भी लगती हैं, जब मैं उनसे मिली थी तो मुझे मेरी आवाज़ का बेस उनकी आवाज़ में बड़ा लग रहा था कि उनकी आवाज़ उतनी पहाड़ी है। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। तो ये जितने भी घराने होते हैं मैडम, ये घरानों के बारे में थोड़ा-सा विशद करेंगी हमारे सुनने वालों को कि ये घराने क्या होते हैं? जैसे आपने एक अलग ही घराना चुना, तो हाँ, उसके पीछे का तार्किक कारण हाँ, बताएँगी? हाँ। ये जो घराने होते हैं ना, वो एक थॉट प्रोसेस होती है। हुँ, हर घराने का अपना एक मूल्य होता है, हर घराने का अपना अंदाज़ होता है, हुँ, अपनी उनकी शैली होती है और कह लो कि एक वो थॉट प्रोसेस होती है। हुँ। मतलब हम कैसा सोचें, कैसा विचार करें, इसके बारे में घराना बताता है। अच्छा, तो जैसे किराना घराना है, वो सुरों की पूरी खासियत उससे सजावट, लगता है, हाँ। सजावट उनके करते हैं। हुँ, आगरा घराना कह लो तो लय के बारे में उनका काफ़ी लयकारी में। लयकारी में वो हाँ, हाँ। माहिर है। तो ऐसा हर घराने की अपनी-अपनी थॉट इसमें प्रोसेस है। पटियाला घराना भी एक होता है, वो हाँ, क्या है? वो आगरे की एक सब ब्रांच है। अच्छा। आगरे का ही आगरा घराने का ही उनका मूलतः थॉट प्रोसेस है, हुँ, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करके पटियाला घराना बनाया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सब घराने की प्रोसेस होती है। मेरी बात कहें तो मुझे मेरे पिताजी किराना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हुँ, कास्लीकर काका जो है मेरे गुरुजी, वो आगरा घराने से थे। हुँ। चंद्रशेखर रेड्डी जी ग्वालियर से थे अच्छा, तो आपने कई घरानों का और मिश्रण। आरती जी उस समय जयपुर में ज़्यादा ख़ासियत रखती थी। अब तो वो अच्छा, पूरे सब घरानों के में ख़ासियत रखती है, हाँ। लेकिन जब मैं उनके पास सीखने गई तब वो जयपुर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती थी। तो ऐसा चारों घरानों के से मुझे सीखने मिला अच्छा, और साथ ही साथ मैंने महाविद्यालय शिक्षण प्रणाली से भी सीखा। तो ये सब गुरुओं ने मुझे घराने के परे जाकर संगीत सीखने क्या का होता है ये सीखने का इसके मौका बारे में दिया? बताया। जी। तो घराना अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है, लेकिन हुँ, साथ ही साथ हुँ। उसके परे जाकर भी ओपन माइंड से कुछ सोचना, ये जी, मुझे अपने सभी गुरुओं ने सिखाया। जी, घराना यानी आपने कहा कि बहुत अहमियत रखता है, पर जिनके घर में संगीत होता है, हाँ, तो ये भी बहुत अहमियत रखता है कि हाँ, उनके घर के बच्चे वही सुनते हैं, हाँ, हाँ। वैसी ही साँस लेते हैं, वही खाते बिल्कुल हैं सही, और वैसा ही सोते बिल्कुल हैं। सही। तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और आत्मसात करते हैं, ऐसा आपको लगता है? जिनको मिलता है उन मतलब मतलब सोने पे सुहागा जिसको कहेंगे, मैंने उन किसी जिनको मिलता एक है। गुणीजन से सुना था कि यदि हम 100-100 टक्के लेंगे, तो जिनके घर में संगीत होता है, वो थोड़ा 101 टक्के पे आपको हाँ, मिलेगा। क्योंकि दिन भर संगीत सुनने मिलता है, संगीत हुँ, की चर्चाएँ होती रहती है, हुँ, गुरुजनों का सहवास मिलते रहता है। हुँ, हुँ, तो उनके साथ रह के काफ़ी चीज़ें अनायास ही हुँ। समझ में आती है, कि जी, ये क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या गुरुजनों का मत है। जब आपके घर में संगीत था तो बहुत सारे गुणीजन आपके घर भी आते होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल, बचपन से उनका सानिध्य भी मिला बिल्कुल। होगा। तो बचपन में संगीत की ओर और रुचि आपकी जाने के लिए कौन-कौन से ऐसे लोग थे जो आपसे मिले हैं या आप हाँ, उनसे मिलकर बहुत खुश हुई हैं? मतलब ऐसा है मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि हुँ, डॉक्टर प्रभात रे जी हमारे घर में आया करती थी। हुँ, जब उनका यहाँ पे कहीं म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो वो हमारे घर में आती थी और मैं मुझे याद है बचपन में हमारे घर में वो रुकी भी थी। हुँ। तो उनके साथ पिताजी की काफ़ी बातचीत होती रहती थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। फिर वाहा देशपांडे हैं, हुँ, हुँ। वामन हरि हुँ, देशपांडे हुँ। जिन्होंने घरंदाज गायकी लिखी, हुँ, उनसे भी पिताजी की काफ़ी चर्चाएँ हुँ, होती हुँ, थी। ऐसे बड़े-बड़े लोग बाहर के भी और हुँ, अमरावती में जो लोग थे कास्लीकर जी, भैया साहब देशपांडे हैं हुँ, और भी कई लोग, इन लोगों से चर्चा होती रहती थी, उनमें से काफ़ी बातें सीखने मिलती हुँ। थी। कुछ समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी, कुछ गलत तरीके से समझ में आती थी। तो ये सब पिताजी के सानिध्य से फिर आप समझ जाती थीं। जी। समझती गई मैं। तो आपका प्रथम मंचीय प्रवेश कब हुआ? बाप रे! वो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ऐसे हुआ कि उस समय मेरी माँ म्यूज़िक में एमए कर रही थी, अरे वाह! जब मैं 7th में थी तब। हाँ, तो हमारे घर में क्लासेस हुआ करते थे पंडित कास्लीकर बुआ जी की। अच्छा। तो उनका घर में शुभांगी कास्लीकर जी जिनकी बेटी हैं। उनकी बेटी ने नहीं है। भतीजी हैं हाँ, शायद। कुछ हाँ, 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 रिलेशन में है। हाँ। लेकिन मनोहरा कास्लीकर जी जो मेरे गुरुजी हुँ, हैं, उनके क्लासेस हमारे घर में हुआ करते थे, सब लोग वहाँ पे आके सीखते थे। तो वो जो बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को मतलब बड़े लोग थे हुँ, लोग, हुँ, हुँ, उनको जो वो सिखाते थे वो मेरे कान पर पड़ता था। हुँ, तो मेरी जो पहली महफ़िल हुई, हुँ। उसमें मैंने शुद्ध सारंग गाया था। अरे वाह! मतलब अक्सर ये आगे के राग कहे जाते हैं, हाँ, तो मैंने शुद्ध सारंग बेसिक रागनी ही हाँ, ये होते हैं। बेसिक राग नहीं, लेकिन हाँ। मेरे कान पे वही ज़्यादा पड़ता था, हुँ, हुँ। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की जब मैं 7th में थी तब। अच्छा, अच्छा। तो उसका कुछ अनुभव आपको कि आपने ऐसे ही नहीं, नहीं, ना संगीत में। अमरावती में ऐसा है कि एक हुँ,
कलोपासक सभा नाम की एक बहुत अच्छी संस्था है, जिसके डॉक्टर मदन गोपाल नाम के एक बहुत मतलब जिसको कहेंगे रसिक अग्रणी थे वो। तो वो जन्माष्टमी की महफिलें रखा करते थे, जिसमें हम लोग छोटे बच्चों से लेकर तो सबसे बड़े लोग, सब लोग उस महफिल में गाया करते थे। तो वहाँ पे गाने का मौका मिला, और ऐसी महफिलें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, क्योंकि हम सबका गाना वहाँ पे सुन सकते थे, और हमारा गाना सुनने के लिए सभी लोग थे वहाँ पे। तो ऐसी महफिलें बहुत तो आपको इम्पोर्टेंट याद रहती है। आता है कि आप यानी ये तो आपका शास्त्रीय संगीत आपने गाया होगा वहाँ हाँ। पर निश्चित तौर पर, तो वो तो मैं भी आपसे नहीं कह सकती कि मुझे गा के बताएँ, पर उसके साथ आप उपशास्त्रीय संगीत में भी उतनी ही महारत रखती हैं, उसके बारे में मैं आगे मैं आपसे बात करूँगी। पर अभी मैं ये जानना चाहती थी कि रियाज़ संगीत के लिए कितना महत्व रखता है, कि एक अच्छे संगीतकार या एक अच्छे गायक को तकरीबन दिन भर में कितना रियाज़ करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है रियाज़ ये अनएंडिंग और नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। रियाज़ केवल तानपुरा लेकर गाने को ही मैं रियाज़ नहीं मानती। जो हम सोचते रहते हैं, जो हम बिल्कुल बारीकी से सुनते रहते हैं, वो भी रियाज़ ही होता है। अच्छा। मतलब हम किसी का गाना सुन रहे हैं, केवल कान पर पड़ रहा वो गाना मैं नहीं कहूँगी, बारीकी से बिल्कुल पूरा ध्यान उसमें देके यदि हम सुन रहे हैं तो वो भी हमारा रियाज़ ही रहता है। जी। और जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है, उसके ऊपर विचार करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल तानपुरा लेकर गाना ये रियाज़ नहीं होता, उसके ऊपर जो हम थिंकिंग हमारा चलता है, जो हम थिंकिंग सोचते रहते प्रोसेस हैं, होती है। ये जो दिन भर चलता रहता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। जी। मतलब गाना और गाने के बारे में सोचना, ये कुल मिलाकर मैं रियाज़ मानती हूँ। तो मैं तो कहूँ दिन भर वो ही रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश रोज़ी-रोटी भी करनी पड़ती है, दुनियादारी भी करनी पड़ती है, तो उसमें तो टाइम निकल जाता है तो कुछ। यदि आप दूसरे का गाना जब सुनती हैं या बड़े गुलाम अली साहब का या प्रभात रे जी का या किशोरी अमोनकर जी का, तो वो एक राग को कैसे बढ़ाते हैं, उसको कैसे आकार देते हैं और कैसे उसको सुंदर और सजावट सुरों से सजाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आत्मसात करते हैं बिल्कुल, और रोज़ बिल्कुल। उसमें ये तो ऐसा है कि सा से लेकर नी तक पूरे 7 ही स्वर हैं, पर 7 स्वर से इतने सारे राग और उसमें इतनी आप प्रयोगात्मक रूप से आप करते रहते हैं, ये अपने आप में अनूठा है। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप तो लगभग सभी को सुनती हैं, चाहे वो बड़े गुलाम अली खां हों, अमोनकर जी हों, प्रभात रे हों, तो ये जितने भी बड़े-बड़े विदुषी और विदुषियाँ हैं, तो मैं ये जानना चाहती कि इनके गाने की कुछ खासियतें आदमी को बड़ी पसंद होती हैं। जैसे हमारे फ़िल्मी गायकों में हम किसी को तो बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। तो उनमें किसकी खासियतें आपको कौन-कौन सी अच्छी लगी, इसके बारे में बताइएगा? मैं कुमार गंधर्व जी को मेरा आइडल जिसे कहते हैं, या फिर अपना दैवत जिसे कहते हैं, ऐसे मैं कुमार जी को मानती हूँ, किशोरी जी को मानती हूँ। कुमार गंधर्व जी को मैं बिल्कुल बहुत मन से उनका गाना सुनते हैं, एडमायर करती हूँ, क्योंकि उनके पास एक अलग तरीके की निर्भयता है। जड़ से वो सोचते हैं संगीत को। अच्छा। हाँ, और उसमें उन्होंने जो चेंजेस किए वो कई शताब्दियों में उतना नहीं हो पाया सबसे। मतलब उनकी एक जो सोच में निर्भयता है और कुछ कर वो जो पाते हैं, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। जी। जैसे कि उनकी आवाज़ में एक अलग तरीके का फ़ोर्स है। वो चाहे कम कर सकते हैं, चाहे बड़ा कर सकते हैं। अच्छा। एक टोन में नहीं गाते, अलग-अलग टोन्स रहते हैं। ओह हो! ये कुमार जी की ख़ासियत है। सोचने का ढंग ये भी टोनल क्वालिटी मैं समझ सकती हूँ, पर हमारे श्रोता कि यानी उनकी आवाज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता पाएँगे श्रोताओं को? मतलब जैसे हाँ। सा ग ग म ध नि आ आ ऐसा किया। तो जी। छोटे किया, आवाज़ बढ़ा के हुँ। आ ऐसा किया। हुँ। तो ये जो अलग-अलग फ़ोर्सेस है, कुछ मॉड्यूलेशंस है आवाज़ में, ये जी। कुमार जी की बहुत अच्छी ख़ासियत है। हुँ। दूसरी बात कि वो संगीत को जड़ से देखते हैं ना, मतलब ये हमारी केवल परंपराएँ करके छोड़ नहीं देते, तो वो मुझे उनकी बहुत ख़ासियत लगती है, जी। कि ये जड़ से उसको देखना चाहिए कि क्या है, मूल उसका पता उसका चलना मूल। चाहिए। जी। तो वो कुमार जी में बहुत बात अच्छी लगी। हुँ। किशोरी जी का भी एक सोचने का अलग ढंग है। उनका जो जैसा हम कहते हैं कि अंतर्मुख होकर गाना, अंतर्मुख होकर सुनना, वो मुझे उनके इसमें बहुत दिखता है। जी। हालाँकि है तो जयपुर घराने की, लेकिन अपने भावपूर्णता के स्टाइल से उन्होंने जो उसमें जो कुछ लाया है, वो मुझे बहुत भाता है, बहुत मैं उसको एडमायर जी। करती हूँ। प्रभात रे जी का भी यही है। हुँ। इतनी सारी बंदिशें करने के बाद हुँ। उनका जो गायन हम सुनते हैं, हुँ। फेमिनाइन उसमें एक टच है। अच्छा। बहुत सॉफ्ट है, बहुत मीठा है,
और मैं जो सोचती हूँ कि फेमिनाइन जो मतलब कोई स्त्री जो सोचती है ना, हाँ, वो प्रभात जी के इसमें हमको दिखता है। हाँ, तो ये सब लोग मुझे अलग-अलग तरीके से प्रेरणा देते रहते हाँ, हैं। प्रभावित करते हाँ, रहते हैं। प्रभावित करते रहते जी। हैं। ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आप हर एक जिसमें कलाकार से कुछ न कुछ आप सीखते आई हैं और एक आप चूँकि प्राध्यापिका हैं, तो मैं ये जानना चाहती थी कि आज के बच्चे, उनकी सोच इसी तरह की है और इसी तरीके से वो संगीत में आगे बढ़ रहे हैं या फिर परीक्षा के लिए इतना सीख लिया और परीक्षा दे दी और बस यहीं तक का उसका साम्राज्य होता है? होता ऐसा है कि पहले ना जैसे हम लोग जब मैं भी एमए कर रही थी तो हम हुँ, 5-6 लोग थे एमए जी, करने वाले। हाँ, अब 20 लोगों की एडमिशन्स होती है। जी। तो उनमें से 4-5 तो बच्चे रहते हैं कि जो हाँ, गाना हाँ। करते हैं। हाँ, हाँ। सीरियसली गाना करते हैं, जो सोचते हैं संगीत के हुँ, बारे हुँ। में, जिनको उसकी आस रहती है, जिनको यहाँ से सीख के और गुरुओं के पास जाकर सीखने की इच्छा होती इच्छा है। होती है। हुँ, तो ऐसे 4-5 बच्चे तो रहते हैं। हुँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि 20 बच्चों के एडमिशन्स रहती तो 20 के 20 अच्छे ही रहते हैं। जी। लेकिन 3, 4, 5 तो अच्छे रहते हैं। हुँ, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि उनको यहाँ पे मैं ऐसा सिखाऊँ हुँ। कि ताकि वो बाहर जाके लोगों से सीख पाएँ। अच्छा। उनकी झोली इतनी मजबूत बना दूँ कि वो और लोगों से कुछ सीखेंगे तो उनको सीखते आना चाहिए। जी, जी। मतलब सीखने का ढंग मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। तो हुँ, ऐसे हुँ। बच्चे यहाँ पे रहते हैं। मतलब मैं उसके लिए उदास नहीं हूँ। हुँ, हुँ। नहीं, हम ये चाह रहे थे कि जैसे शास्त्रीय संगीत समय माँगता है, रियाज़ माँगता हाँ, है और बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरफ आने वाले लोगों का रुझान हाँ, हाँ। क्या थोड़ा कम दिखाई देता है अभी आपको? अ, क्योंकि बड़ा इंस्टेंट, क्विक, जल्दी सीख जाना हाँ, हाँ, हाँ। और जीवन यापन करने का एक साधन बना लेना, इस तरीके से लोग लेने लगे हैं। तो कैसे होता भविष्य है क्या कि पाती हैं आप? हाँ, हाँ। कैसे होता है कि कुछ लोग रहते हैं जिनको इंस्टेंट चाहिए रहता है। जी, जी, जी। तो उन लोग तो तुरंत ही माँगते हैं कुछ ना कुछ। हुँ, तो ऐसे बच्चे करें अपना-अपना जो कुछ करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन साइड बाय साइड वो यदि कुछ रियाज़ करते हैं, अच्छा हुँ, हुँ, सोचते हैं, मैं केवल क्लासिकल के बारे में नहीं कहूँगी, आप चाहे लाइट म्यूज़िक के बारे में कुछ डेप्थ से सोचें हुँ, या बिल्कुल आप फ़ोक से सोचें हुँ, या कोई भी जो तरीका आप गा रहे हैं, हुँ, उसमें बारीकी से सुनें, हुँ। बारीकी से सोचें, डेप्थ में जी, जाकर जी, जी। सुनें, गहराई से जाकर हाँ। सोचें, तो अच्छी बात बनेगी। हुँ, मैं केवल क्लासिकल के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं हुँ, हुँ। सभी तरह का म्यूज़िक आप चाहे वेस्टर्न में करो ना, कुछ भी हाँ, करो हाँ, हाँ। लेकिन आप डेप्थ से करो तो उससे बात बनेगी, अदरवाइज़ यानी नहीं। उसको अपने आप को झोंक के यदि कुछ किया हाँ, जाए, तो फिर कुछ न कुछ वैसा मिलता है। मिलता है। मैडम बहुत सारे लोगों के साथ आपकी यानी आपने मंच साझा किया होगा बड़े-बड़े गुणीजनों के साथ। आप यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मैडम शास्त्रीय संगीत, फ़ोक म्यूज़िक, उपशास्त्रीय संगीत और उसके अलावा लोक संगीत इन सब के बारे में आप ज्ञाता हैं और शास्त्रीय संगीत की और उपशास्त्रीय संगीत की कई महफ़िलें, कई बड़े-बड़े ऐसे संगीत समारोह हैं जो हमारे पूरे भारत में और भारत के बाहर भी होते हैं, हाँ, उसमें आपने शिरकत की है और उसी के साथ हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। तो ऐसी मैडम होने के कारण मैं इनसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ तानसेन समारोह होता है, जैसे नागपुर में डॉक्टर वसंतराव देशपांडे समारोह सही। होता है और ऐसे कई समारोह होते हैं। तो उनमें कई बड़े-बड़े गुणीजनों के साथ आपको यानी मंच शेयर करने का मौका हाँ, मिला होगा। तो ऐसा कोई अनुभव जो आज तक आपको भुलाए नहीं भूलता? मुझे याद है कि चेंबूर में अल्लादिया खां साहब का स्मृति समारोह रहता है, जी। तो वहाँ पे बड़े-बड़े कलाकार रहते हैं। हुँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत तामझाम रहता है, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। सुनने वाला एक-एक श्रोता वहाँ पे जिसको सधा हुआ या हुँ, ज्ञानी श्रोता रहता है, तो उनके सामने मुझे गाने में बहुत मज़ा आया था। हुँ, इतना मज़ा आया था कि वहाँ पे उनके रिएक्शंस मुझे मिल रही थी। हुँ, ऐसे काफ़ी रहते कि जहाँ पे डिस्टेंसेस कम होते हैं। हुँ। मतलब बहुत बड़ा मंच नहीं रहता है। तो बड़ा मंच नहीं रहता है तो श्रोता और हम लोग करीब दूरी आ कम हो जाते हैं, जाती है। हुँ, दूरी हुँ, कम हो जाती है। हुँ, तो उनके एक्सप्रेशंस, उनकी वाह-वाहें, हुँ, उनका चेहरा ये सब पढ़ने मिलता है। हुँ, हुँ, तो ऐसे समारोहों में जब हम किसी को देख के हुँ, उनकी रिएक्शन समझ पाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हुँ, तो ये चेंबूर के महोत्सव में मुझे बहुत अच्छा लगा था। हुँ, संगीतकार भी बहुत अच्छे थे, सुनने वाले भी बहुत अच्छे खड़के काका हैं, वो हुँ। सुनने वाले भी बहुत अच्छे थे। जी। तो वहाँ पे गाने में मुझे बहुत मज़ा आया था। मैडम कहते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी या राशिद खान साहब जब गाते थे तो इतना झूम के गाते थे कि क्या गा रहे हैं वो अपने इसमें मंत्रमुग्ध होकर हाँ, ईश्वरीय प्राप्ति हो जाती है कहते हैं कि बिल्कुल। आदमी से तार जुड़ जाता है। तो ऐसा ऐसे गुणीजनों को आपने देखा है या फिर ईश्वरीय कहीं न कहीं आप उससे जुड़ रही हैं ऐसा आपने महसूस किया है? ये बड़े लोग जो हैं ना जैसे कहें भीमसेन जोशी जी हैं हुँ,
आरती जी का भी मैंने बहुत करीब हम्म, से सुना है कि वो मंच पर बैठने के बाद जो वो अंदर झांकने लगती है, मतलब सामने श्रोताओं से भी वो कुछ ना कुछ लेती रहती है, लेकिन अंदर भी झांकने लगती है। किशोरी जी की भी इतनी महफिलें सुनी, कुमार जी की महफिलें सुनी, भीमसेन जी की सुनी, वादक जो है उनकी भी सुनी। तो ये जब बड़े कलाकार हैं सब, ये सब लोग, मतलब हमको लगता है कि वो श्रोताओं से रिस्पॉन्स ले रहे हैं, मुखातिब लेकिन है, वो हाँ। अंदर ही अंदर झांकते रहते हैं और इतना उनका अंदर में संवाद शुरू रहता है कि वो देखने में, वो सुनने में हमको मजा आने लगता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि ऐसा मैं भी कर पाऊँ कि अपने आप में इतना झाँक कर देख पाऊँ कि मेरा अंदर झाँकना, हम्म, ये श्रोताओं को उनसे संवाद लगे। अच्छा। जी, जी। ऐसा मैं चाहती हूँ। नर्तक भी ऐसी करता होगा, वाद्य भी इसी सही है, तरह के होते होंगे। सही। वाद्यों में कभी आपकी रुचि नहीं रही? नहीं, नहीं, नहीं। यानी यानी सुना होगा भले ही आपने, मैं पर सुनती बहुत हूँ, मतलब जी, अभी जी, जी। मैं कहूँ कि मैं गाने के साथ-साथ हुँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी बहुत पसंद करती हूँ। हाँ, मतलब चाहे सरोद तो मेरा फ़ेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, हालाँकि मैं बजाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। हाँ, सरोद कह लो, सितार कह लो, हाँ। तो ये मुझे तार वाद्य वाद्य हैं सभी। बहुत पसंद हाँ, है, जिसमें लय का भी काम होता है। जी। ये मुझे वाद्य बहुत पसंद है। हाँ, हाँ। उनमें से कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है। गायकी अंग से भी हाँ, बजाते होंगे तो वो बहुत अच्छा वो लगता तो होगा आपको। हाँ। अब ये तो शास्त्रीय संगीत की बात हुई मैडम, पर उपशास्त्रीय संगीत की ओर कैसे मुड़ी आप? अ, मैं क्या सोचती हूँ, जैसे मेरे दादाजी वो नाट्य संगीत हुँ, गाते थे, तो मैं नाट्य संगीत में काफ़ी हाँ, रुचि लेती हूँ। हाँ, पर्टिकुलरली बाल गंधर्व जी का नाट्य संगीत मैं आपको गाती हूँ। पसंद है। जी, मुझे जी। पसंद तो सभी कुछ है, हुँ, लेकिन हुँ, मैं उसको ज़्यादा गाती हूँ। तो ये नाट्य संगीत में रुचि रही। हुँ, और ठुमरी है, दादरा है, हुँ। इनमें भी मैं रुचि लेती हूँ। ख़ासकर मुझे रुचि है निर्गुणी भजनों में। ओह हो हो! और वो निर्गुणी भजन एक अलग तरीका है गाने का। हुँ, मतलब उसका केवल लिरिक्स निर्गुणी है, इसलिए वो निर्गुणी नहीं है, उसका गाने का ढंग भी निर्गुणी है। जी, निर्गुणी मतलब ऐसा है कि उसमें केवल जैसे हम कहते हैं कि जो सगुण भक्ति है, हाँ, उसमें भगवान के नाम भगवान होते हैं। हुँ, सामने भगवान रहता है, हुँ, मूर्ति हुँ, रहती हुँ, है, हुँ, उसको गंध लगाओ, हुँ। उसपे अक्षत अक्षत डालो, रखो, हाँ, उसमें फूल डालो, हाँ, गणपति है तो लाल फूल डालो, हाँ, उसको प्रसाद दो, ये सब हाँ, नैवेद्य दो, ये सब रहता है। लेकिन निर्गुणी भक्ति में ये कुछ भी नहीं होता है। निर्गुणी में तो सामने कोई ईश्वर भी नहीं है। हाँ, हर तरफ ईश्वर है, तो सामने कौन सा ईश्वर हाँ रखेंगे? जी, ये उनकी सोचने की हाँ, पद्धति है। हुँ, तो निर्गुणी भजनों में क्या होता है कि लग्गी नहीं रहती है, हुँ, तोड़ नहीं रहती, जो आम आम हम भजन सुनते हैं। जी, उनमें जैसा रहता है लग्गी, तोड़, फिर आड़, बियाड़, कुआड़ करके वो जो भजनों में चलता है, हुँ, वो कुछ भी नहीं होता है। हुँ। एक तरह की, जिसको अच्छे ढंग से कहूँगी, मोनोटोनी करते हैं वो, और उस मोनोटोनी में वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है भूपेंद्र का गाया हुआ "मोको कहाँ ढूँढे रे हाँ, बंदे"। हाँ। तो तो आपसे मैं गुस्ताखी कर सकती हूँ कि एक आप निर्गुणी भजन हमें सुना ज़रूर, दें? ज़रूर। जी, निर्गुणी में मैं कुमार जी का बहुत फ़ॉलो करती हूँ, उनके जी, बहुत जी, गाती हूँ, तो जी। उनमें से एक सुनाऊँगी। शुरू करूँ शक्तिवचन से? शून्यगढ़ शहर, शून्यगढ़ शहर, शून्यगढ़ शहर, शहर घर बस्ती, बस्ती। वाह! कौन सोता कौन जागे है, कौन सोता कौन जागे है, लाल हमरे हम लालन के, लाल हमरे हम लालन के, तन सोता ब्रह्म जागे है, शून्यगढ़ शहर, शहर घर बस्ती, 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 बस्ती। शून्यगढ़ शहर, शून्यगढ़ शहर, शून्यगढ़ शहर। क्या बात है!
तो ये जितने भी प्रकार हैं, होरी है, हाँ दादरा है, तो ये गाते हुए एक मौज भी होती है, एक मस्ती भी होती है। तो ये जितने भी उपशास्त्रीय संगीत के प्रकार हैं, कजरी है, होरी है, दादरा है, हाँ टप्पा है, तो इनमें गाते समय एक थोड़ा आनंद भी होता है, बहुत शब्द भी बड़े प्यारे हाँ होते हैं। तो उपशास्त्रीय संगीत के सभी प्रकार लगभग सभी को मोहित करते हैं सही और खासकर फ़िल्मी संगीत वालों को तो बहुत मोहित करते हैं, जिसमें कई तरीके की ऐसी उपशास्त्रीय संगीतों का इस्तेमाल हुआ हाँ है। तो ऐसे कई फ़िल्मी गीत हैं, ऐसे कई जिसमें शास्त्रीय संगीत पर भी आधारित हैं, हम्म। तो उनमें कौन से संगीतकार आपको करीब के लगे या कि जिनका गायन बड़ा प्यारा लगा आपको? मुझे कैसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत हुँ, और फिल्म म्यूजिक हुँ, ये दो अलग अलग मुझे लगता है। जॉनर है। जॉनर्स बिल्कुल हुँ, अलग अलग है हुँ, हुँ। और उन दोनों को इकट्ठा किया है फिल्म म्यूजिक में। जी, जी, जी। क्योंकि फिल्म म्यूजिक ऐसा है कि फिल्म म्यूजिक को फोक भी चलता है, फिल्म म्यूजिक को दादरा टप्पा ठुमरी भी चलती है, जी। उनको भजन भी चलता है, उनको क्लासिकल म्यूजिक भी चलता है। हुँ, और ये सब होने के बावजूद हुँ। फिल्म म्यूजिक अपना अपना खुद का अलग अलग ढंग रंग है। रखता है। हाँ, हाँ। तो फिल्म म्यूजिक एक बिल्कुल अफलातून चीज, अलग ढंग की चीज है। हुँ, तो मुझे फिल्म म्यूजिक बहुत पसंद है। हुँ, तो फिल्म म्यूजिक ऐसा भी है कि जो शास्त्रीय संगीत का प्रभाव अपने ऊपर लेता है। हुँ, तो ऐसे भी कुछ संगीतकार मुझे पसंद हैं। हुँ। बहुत बहुत लोग पसंद हैं। जी, गाने वाले भी लोग बहुत पसंद हैं। जी। तो एक अब लेकिन ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि क्लासिकल और फ़िल्म म्यूज़िक या फिर सुगम संगीत कहें, हुँ, दोनों का अपना अलग-अलग जॉनर है। हुँ। दोनों का अपना अलग-अलग ढंग है। एक-दूसरे में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, यानी पूरा शुद्ध आपका शास्त्रीय हाँ। संगीत वो लोग परोस नहीं सकते। ये बात सही, उतनी यानी थोड़ा बहुत कुछ लेकर एक बिल्कुल। अच्छा बेहतरीन सा गाना बन जाता है। उनमें से कौन-सी गायिका है? अब जैसे मैं कहती हूँ कि किशोरी जी ने भी कुछ हुँ, गाया है, हुँ, परवीन हुँ। सुल्ताना जी ने भी कुछ गाया है, उस्ताद आमिर खां साहब ने भी कुछ गाया है, जी। भीमसेन जोशी जी ने भी कुछ गाया है, आरती जी ने भी गाया है। हुँ, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, कुमार जी ने भी कुछ गाया है। तो बड़े-बड़े लोग हैं क्लासिकल वाले जिन्होंने फ़िल्म म्यूज़िक में भी गाया, लाइट म्यूज़िक में गाया। मुझे सभी का बहुत पसंद है। राशिद जी। खान साहब का तो हम अभी-अभी भी सुनते हैं कि हाँ, उन्होंने भी हाँ। बहुत अच्छा गाया है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि लोक संगीत ये अपने आप में एक अलग रंग लिए होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोक संगीत की ओर आप कैसे मुड़ी? लोक संगीत की बात ऐसी है कि कुमार जी ने ना पिछले शतक में कहें, हुँ, उन्होंने जहाँ वो रहते थे, देवास मतलब मालवा प्रांत मध्य प्रदेश का, वहाँ की लोक धुनों को इकट्ठा किया था हुँ। और उसके आधार पर उन्होंने कुछ राग बनाए थे। अच्छा। हाँ, हुँ, ऐसे 11 राग उन्होंने बनाए थे। तो मैं ये बचपन से बात सुनती थी कि कुमार जी ने धुनगम राग बनाए। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि ये क्या तरीका होगा? ये कैसा उन्होंने किया होगा? अब कुमार जी से पूछ तो नहीं सकते क्योंकि वो तो नहीं रहे। जी, तो मैंने सोचा कि मैं ही खुद जाकर वहाँ की लोक धुनें सुनूँ, मालवा की। मालवा की। हुँ, तो मैंने देश भर की अलग-अलग जगह जाकर वहाँ की फ़ोक म्यूज़िक को सुना। अच्छा। हाँ, मतलब मैं अपने यहाँ झाड़ीपट्टी में भी गई, फिर जयपुर में भी गई, फिर केरला में भी गई, गोवा के आस-पास भी गई, लेह में भी गई, वहाँ का भी फ़ोक सुना और जहाँ कुमार जी ने सब ये काम किया, वहाँ के मालवा प्रांत में भी मैं गई। और शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत को आपने दोनों को बिल्कुल। स्टडी की उसमें। हाँ, तो मैंने वहाँ पे सोचा ऐसे राग बनाए होंगे तो कम से कम वो प्रोसेस को मैं जान लूँ हुँ, और किसी से सुन के मुझे नहीं चाहिए था। क्यों अहिल्याबाई होलकर का प्रदेश है मालवा। हाँ, हाँ, इंदौर है, हाँ। उज्जैन एक तरफ और जी, जी, बीच में ये जी। देवास है। हुँ, तो मैं देवास पे के इंटीरियर में जाके वहाँ के जो स्त्रियों से मैंने कॉन्टैक्ट किया था हुँ, और उनका जाके मैंने बहुत सारा लोक संगीत इकट्ठा किया वाह! और सोच के ही गई थी कि उन्होंने क्या किया ये मुझे ढूँढने की कोशिश करनी है। हुँ। तो उसमें से कुछ का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और उसके आधार पर मैंने भी 3 राग बनाए। अच्छा आपकी अपनी खुद की हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं बोलिए। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत जो है वो दोनों जिसे कहेंगे पैरेलल है, समानांतर समांतर है, चलते हैं। समांतर चलते। दोनों बहुत पुरातन है। हुँ, जैसे शास्त्रीय संगीत पुरातन है, वैसे ही लोक संगीत भी पुरातन है। हुँ, दोनों एक-दूसरे के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं और दोनों अपने आप में भी अपनी-अपनी खासियत रखते हैं। जी। तो ऐसे मालवा की लोक धुनों के आधार पर मैंने 2 राग बनाए, हुँ, जिनका नाम है राग ऋतु और राग अनूप।
अरे वाह! हाँ, जो मैंने गाकर यूट्यूब या फिर अलग-अलग मीडिया पे डाले भी हैं और एक गोधुली भी है। तो जी, ऐसे 3 राग मैंने बनाए हाँ। और वो जो प्रोसेस है उसको उसका विश्लेषण करने की भी कोशिश की, उसके आधार पर मैंने कुछ किताबें भी लिखी। हुँ। तो ऐसा मैंने इसका विश्लेषण करने का सोचा। नहीं, ऐसे खासकर देखा गया है कि जो गायक होते हैं, हुँ। वो एक्सप्रेशन यानी लिखने में हाँ, हाँ। और आप बाकायदा दोनों भाषाओं में लिख सकती हैं, मराठी, हाँ, हिंदी। हाँ। तो मैडम की बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। हुँ। तो और इसमें आप दोनों को कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया है? अ, बेसिकली मैंने ये राग और उसमें फिर राग जैसा बनता है तो केवल हुँ, राग का स्वरूप नहीं रहता, उसमें बंदिशें भी बनानी पड़ती है। जी, तो उसकी बंदिशें मैंने बनाई जो हाँ। थोड़ा मालवा का टच देने की कोशिश करी। अरे वाह, है वाह, तो वाह! हिंदी में लेकिन मालवा का टच देने और की हमको कोशिश सुनने में बहुत अच्छा लगेगा ये। आप एक-एक सुनाइए कोई तो। सुनाती हूँ, जी, जी। सुनाती हूँ। महाराजो पिताजी गंगा जी गया जो मैंने काम हारो दिल रो उदास। ये वाह! वहाँ की औरतें गा रही थी। हाँ, अब उनके ढंग से गा रही थी। हाँ। उनको तो षड्ज भी पता नहीं रहता, वो गाती है। जी, जी। तो मैंने उनसे उसमें से सब निकाल कर क्यों भयो दिल रो उदास भाने बतई दे कामन डरत है काहू किया सरहत जिया में सदा माने बतई दे रे क्यों भयो दिल रो क्या बात है! ऐसी मंदिर में और नाट्य संगीत तो खासकर महाराष्ट्र में बहुत यानी कई ऐसे नाट्य गीत वाले हमारे नाटक होते थे जिसमें गाए जाते थे। अब तो वो थोड़ा-सा लुप्त होता हुआ हमें दिखता है हम्म, क्योंकि अब कोई नाट्य गीत गाने वाले इतने दिखाई नहीं देते, हम्म। पर आप उसमें भी महारत रखती हैं। तो क्या ये आपकी अगली पीढ़ी में ये नाट्य संगीत आ रहा है या सिखाया जाता है? या आपके पढ़ाने में एक कोई एक पार्ट यानी जैसे हाँ, हमारा हाँ, सिलेबस होता है उसमें नाट्य संगीत है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सिलेबस में ही नाट्य संगीत होता है, एक हुँ। अलग पेपर रहता है नाट्य अच्छा संगीत नाट्य का, संगीत पीजी का। के पोस्ट ग्रेजुएशन में हाँ, हाँ। एक उन लोग ऑप्ट कर सकते हैं नाट्य हुँ, संगीत। हुँ, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर जॉनर जो रहता है, हर हुँ, शैली जो रहती है, वो अपना-अपना रूप अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रवाही रखती है। हुँ, जैसे हम ख्याल की भी बात कर लें, हुँ, ख्याल जैसे शुरू में ध्रुपद से निकला ख्याल, हुँ, तो ध्रुपद बदल कर ख्याल तक आया। वो ख्याल जो बदलता गया, वो आज का रूप कुछ अलग ही है। हुँ, तो ये बदलता रहता है और ये बदलता रहता है, ये उसकी ख़ासियत है। वो स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, हुँ। एक ही जैसा वैसा नहीं रहना चाहिए, उसके नियम कड़क नहीं होने और चाहिए। अभी फ़िल्मों में भी आने लगा है हाँ, नाट्य संगीत। तो नाट्य संगीत ऐसा है कि नाट्य संगीत जैसे मैंने लोक संगीत की बात करी, वैसा नाट्य संगीत भी है। नाट्य हुँ, हुँ। संगीत में भी शास्त्रीय संगीत से लेकर लोक संगीत तक हर तरह की विधा उसमें आती है। जी। तो नाट्य संगीत अपना रूप बदल रहा है, हुँ, वो समकालीन में आ रहा है। जैसे हम सोचते हैं कि पहले राजाओं की कथाएँ चलती थी, हुँ, तो शायद उसमें अब लोगों को रुचि नहीं आती होगी। तो आज के दौर में जो प्रश्न सबसे ताज़ा है, हाँ। उसके ऊपर कुछ नाटक लिखे जा रहे हैं, लिखे गए हैं। तो एक नाट्य संगीत का रूप बदल रहा है। मैं शब्द बदल रहे हैं। हाँ, स्वरूप भी बदल रहा है अच्छा। कि जैसे गज़लें पहले सौंदर्य पर लिखी जाती थी, आजकल माँ, रिश्ते सभी पर लिखी जा रही हैं, हाँ, इसी तरह तो का। नाट्य संगीत भी अपना रूप बदल रहा है। जी। मुझे नहीं लगता है कि नाट्य संगीत जाएगा। नहीं, संगीत तो जब तक दुनिया है तब तक हाँ, संगीत रहेगा और उसके सभी प्रकार रहेंगे। अब वो कम ज़्यादा कब कौन-सा लोकप्रिय होता है, हाँ, ये उस समय के यानी हाँ, उस काल के जितने भी गायक हैं बिल्कुल, उन पर डिपेंड करता बिल्कुल, है कि बिल्कुल। वो किस तरीके का हाँ, संगीत समक्ष रखते हैं और आगे बिल्कुल, बढ़ते हैं। बिल्कुल। मैडम लेखन की तरफ आपकी रुचि कैसे हुई? और आपने कुमार गंधर्व जी की पुस्तकों का भी आपने हिंदी ट्रांसलेशन किया है, तो उस पर बताइएगा कि वो कैसे सूझा आपको? और लिखना ये कहाँ से मिला आपको विरासत में? संगीत के प्रांत में यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि आप हुँ, लिखती क्यों हैं? हुँ। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी है, अरे तुम लिखने लग गई हो तो क्या गाना खत्म हो गया क्या? ओहो! यहाँ तक पूछते हैं। अच्छा।
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लिखना कोई संगीत के आड़ आता है। अब मेरा उदाहरण क्यों, प्रभात त्रे जी का उदाहरण ले लीजिए। वो इतना अच्छा लिखती है, कई सालों से अच्छा लिखती है, कई सालों जी। से लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस दे रही है। संगीत के ऊपर, सरगम के ऊपर चाहे कह लो या फिर मंच प्रदर्शन के ऊपर कह लो, कितने सारे बंदिश के विषय पर कह लो, प्रभात त्रे जी ने बहुत कुछ लिखा है। तो मुझे लिखना भी बहुत पसंद है। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस भी मुझे बहुत पसंद है करना, और मैं शायद वो लेक्चर मुझे आता भी है। डेमोन्स्ट्रेशन पर आऊँगी, उसके पहले ये वाली बात तो जान लेते हैं। कैसा होता है कि जब मैं गाती हूँ, हुँ, तो जो मैं लिखती हूँ या जो मैं चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ, उसका रिफ्लेक्शन मेरे गाने में दिखने लगता है। हाँ। और जब मैं लिखती हूँ, तो मैं जो गाती हूँ, जो रियाज़ करती हूँ, उसका रिफ्लेक्शन उसमें आता है। अरे वाह! तो जिसको मराठी में कहें, इसका पाठबळ, याचं पाठबळ त्याला, हं, म्हणजे गाण्याला पाठबळ हं, लेखनाचं आणि लेखनाला पाठबळ गाण्याचं, हं। ऐसा प्रकार मेरे लेखन में छाया पड़ती छाया जाती है। पड़ती रहती है। हाँ, हाँ। उसका एक भक्कम ठोस आधार रहता मैडम है। कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं और मेरी काय-काय पर लिखी हैं आपने? कुल मिलाकर 5 पुस्तकें हैं। हुँ, एक कहत गुरुजन नाम से है, जिसमें मैंने विदर्भ के जो बंदिशकार है, क्लासिकल म्यूज़िक के बंदिशकार, जो उस समय मैं 40 लोगों को आप ढूँढ ढूँढ पाई पाए थी। थे। तो हाँ। उनकी 5-5 बंदिशें मैंने उसमें दी है, कहत हुँ, गुरुजन नाम से वो प्रकाशित हुई है। हुँ। फिर ये एक जो लोग सुनो भई साधो भी है, सुनो भाई साधु, ये कबीर के ऊपर कबीर मेरा के ऊपर प्रोग्राम भज है। अच्छा निर्भय प्रोग्राम है। निर्गुण प्रोग्राम है। हाँ, हाँ, लेकिन किताबें मैंने लोक धुनों से राग निर्मिति एक की। हाँ। और जैसे आपने कहा कि हिंदी मेरी अपनी भाषा है, हुँ, तो हिंदी में मैंने कुछ किताबों का ट्रांसलेशन किया, जिसमें कुमार मेरा सखा, ये मेरे गुरुजी पंडित चंद्रशेखर रेड्डी जी की किताब है, हुँ, उनका ट्रांसलेशन किया। और एक बहुत सालों पहले, मतलब 88-89 के आसपास, पंडित कुमार गंधर्व जी की साक्षात्कारों का एक किताब आई थी। अच्छा। तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में था ही नहीं। हुँ, तो मैंने उसको 3 साल पहले उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। ओह हो हो! तो ये मेरी भाषांतरित या रूपांतरित किताबें हैं। अच्छा, ऐसे अच्छा। कुल मिलाकर 5 मेरी किताबें हैं, जो प्रकाशित हो चुकी प्रकाशित हैं हो चुकी। और जिसे हमारे श्रोता यदि सुनना चाहें, पढ़ना चाहें, हाँ। तो वो मैडम के जितने भी एल्बम्स हैं और जितनी भी प्रस्तुतियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देखी जा सकती हैं और किताबें आप पढ़ सकते हैं, ताकि और भी संगीत में आपकी गहरी पैठ हो सके। हुँ, मैडम आजकल ऑनलाइन संगीत सिखाते हैं, तो जब संगीत बोलते हैं तो हुँ, हुँ। गुरु-शिष्य परंपरा ये बहुत महत्व रखती है। हाँ। तो ये ऑनलाइन संगीत ये कुछ अलग सा नहीं लगता आपको? और इसके बिल्कुल विपरीत विपरीत लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है। हाँ। तो उस पर मैं बाद में बात करती हूँ, पहले इस पे बात कर लेती हूँ। कैसा है कि ये जो ऑनलाइन सीखना जो रहता है, जी। वो पहले आप गुरु शिष्य परंपरा से कह लो या फिर सामने बैठ के रूबरू होकर हाँ, सीख लो, उसके बाद में ऑनलाइन करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जैसे मैं भी अपनी कुछ शिष्या जो बाहर गई है, उनको सिखाती हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझसे सीखा है संगीत। हुँ, हुँ, तो उनसे मैं उनको मैं सिखा पाती हूँ। लेकिन पूरा ही आप यदि कह लें कि अभी मेरी और उसकी पहचान भी नहीं है और ऑनलाइन हुँ, सिखाने लगूँ, हुँ, तो शायद वो तकलीफ हो सकती है, या फिर एक विशिष्ट लिमिट तक ही मैं उनको सिखा पाऊँगी। हुँ, लेकिन जो पहले से मुझसे सीखे हैं, उनको ऑनलाइन सिखाने में मुझे दिक्कत नहीं दिक्कत जाती नहीं है। हो, हाँ। यानी कुछ ना कुछ बेस आपका चाहिए, आप हाँ, पहले गुरुकुल बिल्कुल, पद्धति में आने बिल्कुल। चाहिए, फिर उसके बाद आप तो गुरुकुल पद्धति में सीखी हैं। हाँ, आप यानी हर एक जो हाँ, आपके जो गुरु हैं, उनके हाँ, पास जाकर आपने सीखा है। तो ये तो है और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने खैरागढ़ में देखा था हाँ। कि पंडित अजय चक्रवर्ती हुँ, यानी हुँ, किसी एक राग को या किसी एक विषय को लेकर हुँ। बहुत सुंदर वो गाकर भी और उस पर लेक्चर भी करते थे। तो ऐसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लेती हैं, हाँ। तो उस पर बताइएगा हमारे सुनने वालों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि कुमार जी मेरे बिल्कुल दैवत हैं। तो जी। मैं कुमार जी के कंट्रीब्यूशन पर हुँ, एक निर्भय निर्गुण नाम का ऑडियो विजुअल प्रोग्राम करती हूँ। हुँ, जिसमें मैंने कुमार जी को कैसे सुना, क्या मैं कुमार जी के इसमें क्या उनकी खासियत पाती हूँ, हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हुँ, मतलब कुमार जी बंदिश डालते तो उसके पीछे उनका क्या विचार होगा। हुँ, कुमार जी अब की बंदिशों में तो बहुत अलग तरीके का विचार है। हुँ, पूरा कुमार जी जो आलाप करते, वो औरों से बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा अलग है। हुँ, कुमार जी की तान भी औरों से बहुत अलग है, तो उसके पीछे उनका क्या विचार हो सकता है? हुँ, ये सब मैंने, जो मुझे समझ में आया, वो हुँ, मैंने उसमें बताने की कोशिश करी है। हुँ, निर्भय निर्गुण ऑडियो विजुअल है वो है लेक्चर प्रोग्राम। डेमोन्स्ट्रेशन। तो ऐसे ऑडियो विजुअल्स कितने प्रोग्राम हैं आपके? एक किशोरी जी के ऊपर भी है, हुँ, तो ये ख़ास तौर कर मैं करती हूँ। और कुछ ऐसे हैं जैसे हम बोलते हैं कि तराना तो निरर्थक रहता है, निरर्थक शब्दों का। हुँ, लेकिन मैंने भाव तराना नाम की एक प्रोग्राम किया है, हुँ, जिसमें तराने से जो हमको भाव दिख रहे हैं, क्योंकि जो भाव वो शब्दों में नहीं है, लेकिन उसके
डालने के ढंग से, तराने का उच्चार करने के ढंग से उसमें इमोशंस पैदा होती है। तो ये क्या बात है, ये मैंने दिखाने के लिए भाव तराना है, या फिर प्रहर सुरावट है, या फिर ठाठ के बारे में है, ऐसे कबीर के बारे में। कबीर भी मैं बहुत कबीर को चाहती हूँ, तो कबीर के बारे में भी कुछ मेरे प्रोग्राम्स हैं। जी जी। फिर ठुमरी और टप्पा ठुमरी, दादरा और क्लासिकल म्यूजिक, ऐसे भी कुछ प्रोग्राम है। तो इन दोनों कुछ के कर्नाटक कॉम्बिनेशन संगीत, पे ये पहले टप्पा ठुमरी हाँ दादरा और शास्त्रीय संगीत के कॉम्बिनेशन में आपने प्रोग्राम्स दिए हैं, हाँ। तो यहाँ पर क्या दर्शाने की कोशिश करती हैं आप? जैसे क्या होता है कि दादरा जो है ना, लोग मानते हैं कि काफी, खमाज, पिलू, इन्हीं में ठाठ, दादरे हाँ होते हाँ हैं। हाँ। लेकिन दादरा या कह ले या ठुमरी कह ले, ऐसे कुछ विशिष्ट रागों में ही रहना चाहिए ऐसा नहीं है। आम रागों में भी दादरे गाए जा सकते हैं। अच्छा। मतलब कि प्रभात जी तो मारू बिहाग में दादरा गाती रचती थी। है, गाती है। तो ये भी दिखाने की कोशिश की कि आप जिसको अनवट भी राग कह लो, वो भी दादरे में आ सकता है, क्योंकि दादरा ये तो गाने का ढंग है। हाँ। ये कोई लिरिक्स का ढंग नहीं है, तो हाँ। गाने का ढंग है। जी। तो ये मैंने उसमें दर्शाने की कोशिश करी है कि दादरा, टप्पा, ठुमरी, इनका और शास्त्रीय संगीत का संबंध जी। कैसे है। और उसके आगे आप क्या कह रही थी? जैसे कबीर है, हाँ। मीरा है, हाँ। या फिर संत तुकाराम है। भजन, हाँ, इनके हाँ, अभंग। इनके ऊपर भी मैं अभंग हम्म। मैंने खुद में भी ने भी कंपोज किए हैं, हम्म। तुकाराम के, संत तुकाराम के अभंग। हम्म। तो वो भी मैं प्रोग्राम्स करती रहती यानी हूँ। आप संगीतकार भी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, कुछ बंदिशें भी करने की कोशिश करी है, जी सोच जी कर जी। कुछ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने प्रिंसिपलशिप छोड़ दी कि बहुत सारे लेखन कार्यों में कहाँ जाया जाए, सीधा-सीधा संगीत के साथ ही अपना परिचय रहे। मैडम, ये देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि काशी में बिल्कुल अगल-बगल ही बड़े-बड़े संगीतकार रहते थे, उनका वो जो चौराहा है कबीर हाँ, चौराहे पर, और सब बड़ी-बड़ी तानें छेड़ते थे, और उसने बिल्कुल, गाया तो दूसरा भी वैसे छेड़ता था। हर एक व्यक्ति अपने-अपने स्वांत सुखाय के लिए गाते बिल्कुल, थे। पर बिल्कुल। आजकल प्रतियोगिताएँ बहुत हो गई हैं। हुँ, कि हुँ। हर जगह कहीं न कहीं प्रतियोगिताएँ, तो ये या यूँ कह लें कि टीवी पर भी बड़ी प्रतियोगिताएँ हुँ। होती हैं और इतने गीत गायक निकलते हैं, तो इन प्रतियोगिताओं के बारे में आप क्या राय रखती हैं? उन प्रतियोगिताओं की वजह से यदि मोटिवेशन मिलता है लोगों को, तो हुँ। उससे भी कोई हरकत नहीं। जी। जैसे माइक के टेक्निक्स, उससे बच्चों को यदि पता चल जाते हैं बचपन में ही, हुँ। या फिर माइक के टेक्निक्स पता चल जाते हैं उनको, जी, तो जी, वो जी। भी अच्छी बात है। हुँ। मतलब उसकी तरफ मैं उसको नकारूँगी नहीं। हुँ। लेकिन जहाँ तक बात है कि लोगों को वो एकदम स्टार जो वैल्यू मिल जाती है, हुँ। उससे यदि लोगों के मतलब बेस यदि निकल जाए, तो वो बुरी चीज़ है। जी। लेकिन कॉम्पिटिशन्स वगैरह सब चलती रहे, क्योंकि जितना गाने के लिए जगह मिले हमको, हुँ। स्टेज मिले अलग-अलग तरीके का, उतना अच्छा ही है। नहीं, पर बहुत जल्दी स्टेज मिल जाता है ना, हाँ, बिल्कुल। तो वो उनके गुरुओं की ज़िम्मेदारी है कि हुँ। यदि उनके पैर उठ जाए ज़मीन से, तो उनको हुँ। फिर से उनको उसके बारे में अच्छे से बताएँ। ये हाँ। उनकी गुरुओं की ज़िम्मेदारी है, उनके माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, उनके हुँ। शिक्षकों की ज़िम्मेदारी है। जी, जी। बड़ा होकर यदि बच्चा है, तो वो अपना ध्यान रखे कि हुँ, ऐसा हुँ। नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन ये है कि पब्लिसिटी या कहें, या फिर फेमस तो हो जाते हैं वो हाँ, बच्चे। बहुत जल्दी फ़ेमस हो जाते हाँ, हैं, और फिर ऐसा है कि उसके साथ कहीं कहीं न कहीं रियाज़ भी छूट जाता है, हाँ। ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में क्या आपकी राय हाँ, है? मतलब इसके बारे में हुँ। उनके गुरु, उनके शिक्षक, उनके हुँ। माता-पिता या वो खुद हुँ। ध्यान रखें। हुँ। तो रियलिटी शोज़ कहें या फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में अपने आप में कोई मुझे बुराई नज़र नहीं आती, बस ये बात ना हो, हुँ। रियाज़ ना छूटे। क्योंकि उन लोगों को एक अलग तरीके का रियाज़ करना पड़ता है, हुँ, हुँ। वो रियाज़ के चक्कर में ये रियाज़ ना छूटे, इतना इम्पोर्टेंट है। जी, जी, जी। यानी शास्त्रीय संगीत यदि सीख रहे हों, शास्त्रीय संगीत के क ऐसे कॉम्पिटिशन्स नहीं होती नहीं मैडम, ना, नहीं होती। और कि जहाँ पर शास्त्रीय संगीत हाँ, गाने के लिए लोग आएँ। हमारे यहाँ नागपुर में भी किसी-किसी कॉलेजेस में ऐसी कॉम्पिटिशन्स हमको हाँ, दिख जाती हैं हाँ, कि शास्त्रीय संगीत की कोई कॉम्पिटिशन हुई, वरना कोई कॉम्पिटिशन हाँ, इस सही तरह है। की नज़र नहीं आती। नाट्य संगीत की भी बहुत हाँ, कॉम्पिटिशन्स कम नज़र आती हाँ, हैं, या वाद्य बजाने वालों की भी बहुत हाँ, कॉम्पिटिशन कम नज़र आती है। हाँ, तो इसके अलावा केवल गायन के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हाँ। तो इस पर क्या कहेंगी आप? आपने अभी जो जो कॉम्पिटिशन्स नहीं होती कहा ना, हुँ। वो सभी कॉम्पिटिशन्स पिछले 2 सालों से हुँ। मैंने अपने कॉलेज में शुरू की है। अच्छा। हम सब ने मिलके ठुमरी दादरा की कॉम्पिटिशन रखी है, वाद्य संगीत की रखी है, नाट्य संगीत की रखी है, क्लासिकल की रखी है, और
पेपर प्रेजेंटेशन की भी रखी है। अच्छा। तो जो हम लोगों को नहीं करने मिलता था, जैसे आपने बताया, हाँ। वही चीज़ शायद हम लोगों ने सोची और पिछले 2 सालों से हम लोग ऐसी कॉम्पिटिशन्स तो में ले इसमें रहे हैं। प्रतिशत कितना होता है? क्योंकि नागपुर में मिलता है। संगीत कुछ ही कॉलेजेस में है। हाँ, जैसे क्लासिकल के लिए 20 लोग आ गए, तो हुँ। लाइट म्यूज़िक के लिए 50 आते हैं। हाँ, ये रेशो में फ़र्क हाँ। होता है। और लाइट म्यूज़िक सुनने के लिए पूरी भीड़ पूरे जमा हाँ, हो भीड़ जाती है। जमा होती है, क्लासिकल को बुला के लाना पड़ता है। हाँ, 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 हाँ। क्या करें, अब है तो सही। हाँ। नहीं, वो ऐसा है कि जहाँ पर ज़्यादा मेहनत होती है वो आजकल देखा नहीं हाँ, जाता। जहाँ कम मेहनत होती है वो देखा जाता है। पेपर प्रेज़ेंटेशन आपने कहा, हाँ। तो पेपर प्रेज़ेंटेशन के क्या विषय रहते हैं मुख्य रूप जैसे से? हम लोग कैसे कहते हैं कि आप प्रेज़ेंटेशन को भी सीखो, जैसे हम कहते हैं ना, गाना भी सीखो और प्रेज़ेंट करना भी सीखो। अच्छा, वैसे लिखना भी सीखो और उसको प्रेज़ेंट करना भी सीखो। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग ने ये सोचा कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा और जो अभी महाविद्यालयीन शिक्षण प्रणाली है, हुँ, उसके बारे में आप कह सकते हैं। हुँ, स्वरलिपि के बारे में आप कहते हैं, स्वरलिपि की क्या अहमियत है, स्वरलिपि में हमको कहाँ कमियाँ नज़र आती है। हुँ, ऐसे सब हम विषय उनको देते हैं और उसके आधार पर वो अपना पेपर प्रेज़ेंट करते हैं। हुँ। तो ऐसी कॉम्पिटिशन्स भी हमने रखी है। तो पेपर के साथ गायन भी उनका हाँ, हाँ, डेमोंस्ट्रेशन देते हैं जी। या फिर लिख के भी कुछ बताते हैं, जो हुँ, कुछ उनका अपना स्टाइल होगा। अच्छा, अच्छा। तो कोशिशें कर रहे हैं जैसे। अच्छा, हाँ। इन इस इसका एक उदाहरण के तौर पे हम जानना चाहेंगे तो? कि जैसे अब स्वरलिपि पद्धति है। हुँ, पंडित भातखंडे जी ने स्वरलिपि बनाई। अ, उनके पहले भी थी, नहीं हुँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसमें बहुत कम मॉडिफ़िकेशंस हुए। हुँ, जो मॉडिफ़िकेशंस हुए, वो हर व्यक्ति ने अपने तक ही सीमित रखे। जी। कुमार जी की किताबों में कहीं-कहीं है मॉडिफ़िकेशंस कुछ, हुँ, लेकिन बड़े पैमाने पर उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। हुँ, तो उसके लिए हमारी क्या-क्या हमको कमियाँ लग रही है, इसके लिए हम लोगों ने सोचा। मेरी एक रिसर्च स्टूडेंट है, उसके साथ मिलके हम लोगों ने इसके बारे में भी सोचा। हुँ, और फिर कुछ-कुछ नज़र आए। कुछ लाइट म्यूज़िक वालों को पूछा, कुछ क्लासिकल वालों को पूछा, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वालों को पूछा कि क्या हमको कमियाँ नज़र आ रही है। उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ चिन्ह भी बनाए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा भी इम्पोर्टेंट रहता है। मैडम आपने रिसर्च की बात की, आप डॉक्टरेट हैं, हुँ। तो आपका विषय क्या रहा और कौन-से विषय पर आपने प्रेज़ेंटेशन किया है? मेरा बंदिश जैसे मोटे तौर पर कहें तो बंदिश है। हुँ, मतलब ख्याल गायन जो बदलता है, हुँ, उसके संदर्भ में आधुनिक बंदिशकारों का योगदान। इस विषय अच्छा, पर डॉक्टर बाला साहेब पुरोहित सर के अंडर मैंने आपने पीएचडी पीएचडी की है। की है। जी, जी, जी। और और वो पिछले 10 सालों से मैं 10-12 सालों से मैं गाइड भी हूँ। हुँ, तो मेरे अंडर 6 लोगों ने पीएचडी मैंने हासिल पेपर की है। प्रेज़ेंट किया है थीसिस पे। पीएचडी का हाँ, थीसिस। उनको जी, मिली जी। भी है। हाँ, 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 6 हाँ। लोग अभी कर रहे हैं काम। जी, जी। हुँ, तो यानी ये बहुत अच्छा हो गया कि आप पढ़ाती भी हैं, लोगों को हाँ। डॉक्टर भी बनाती हैं और डॉक्टर बनाने के साथ-साथ बच्चे फिर बहुत ही यानी यदि बहुत गुणी यदि गुरु हो, जैसा आप सभी क्षेत्र में हुँ, माहिर हैं और सभी क्षेत्रों में और आप लिखती भी हैं मैंने कहा और आप कविताएँ भी करती हैं? नहीं, नहीं क नहीं। कविताओं का क्षेत्र आपने पतिदेव को दे दिया है कि वो कविताएँ करें। इंटरफेयर नहीं करते हम लोग। एक दूसरे के क्षेत्र में, जी। तो ये सारा संगीत रियाज़ और सारा ये क्षेत्र बहुत समय माँगता है मैडम। हाँ, तो एक दिन के 24 प्रहरों में ये प्रहर जो होते हैं, उनमें इसको बाँटना बड़ा कठिन होता है कि हम पढ़ाएँ भी, हम हाँ, बच्चों को गाइड भी करें, हाँ, हाँ, हम बाहर के कइयों हाँ। प्रोग्राम करती हैं आप, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं ये सब? जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे घर में हुँ, अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ ध्यान दे दिया जाता है। अच्छा। मतलब यदि मेरे हस्बैंड का, प्रफुल्ल जी का लेखन उनकी प्रायोरिटी है, हुँ, मेरी म्यूज़िक प्रायोरिटी है। तो हम ये प्रायोरिटीज़ का सम्मान रखते हैं हुँ, कि ऐसा नहीं कि नहीं हमें चलो घूमने जाएँ, ऐसा हुँ, करें, वैसा करें। इसकी जगह हम लोग अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हुँ, तो नेचुरली जो टाइम वेस्ट होता है, उसकी हुँ, जगह उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जी। तो उनका वो तो बैंक में थे। हुँ, मेरा ये टीचिंग का क्षेत्र है। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ। अपने को पता भी नहीं रहता कि अपन कितना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, नहीं ये तो बात वो तो बिल्कुल सही है। तो वो टाइम मैनेजमेंट हमारे घर में बहुत अच्छी तरह अच्छे होता है। तरीके से किया। आगामी आप क्या सोचती हैं कि और संगीत में और क्या करना है? एल्बम्स या फिर और हाँ। कुछ आप करना चाहती हैं? एल्बम्स तो अब वो शायद ज़माना नहीं रहा। नहीं रहा। मेरे 2 एल्बम्स प्रकाशित हुए थे। हाँ, सॉन्टर एट सनसेट नाम से एक था और गुंजन नाम से एक था। अच्छा। लेकिन अब तो उसका ज़माना नहीं रहा। तो हुँ, हुँ, यूट्यूब या फिर अलग-अलग जो ये है हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स है, उस पर मैं अपना गाना डालने की कोशिश मेरी चलती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो रिकॉर्डिंग्स करके वहाँ पे उसको पेश करना, पेश करना। जी, जी, ये जी। मेरा आगामी इसमें भी
चल रहा है। और लेखन के क्षेत्र में और क्या आप चाहती हैं? वो चलता कि है, जो चलता रहता है, हाँ, चलता रहता है। देखते नहीं कुछ ऐसा भविष्य हम चाहते हैं ना कि इसकी रचनाएँ यदि मैं करूँ हाँ। या इसमें मैं और कुछ गहन हासिल करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे बंदिशों में भी मैं बहुत कुछ करने की सोच है। मतलब केवल लिरिक्स के तौर पर ख़ासियत ना रहे, हुँ, म्यूज़िकली वो डिज़ाइन के रूप में कुछ बंदिशें बने। अरे वाह! हाँ, हाँ, मतलब नहीं तो क्या आज देवी का वर्णन कर दिया, कल कृष्ण का वर्णन कर दिया, आज बारिश का वर्णन कर दिया, कल बसंत ऋतु का कर दिया, ये हुँ, नहीं। हुँ, मैं सोचती हूँ क्लासिकल की बंदिश है तो उसमें म्यूज़िकली डिज़ाइन रहे, हुँ। तो ये म्यूज़िकली कुछ सोच रहे हैं। यानी मैडम जैसे शास्त्रीय संगीत में वही-वही चीज़ें रिपीट होती हैं वही-वही शब्द यानी हाँ, वही-वही लाइन बार-बार रिपीट होती है, तो इसमें कुछ डिज़ाइन करना चाहती हैं आप? हाँ, इसमें भी डिज़ाइन्स होते हैं मतलब हाँ, कि जो रचना है, जो बंदिश है, उसमें अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ दिखे तो उसका रिफ्लेक्शन फिर से दिखना चाहिए, उसका हुँ, हुँ, प्रतिबिंब दिखना चाहिए। हुँ, या फिर एक मैंने कोई बात ली तो उसका लड़ियाँ बने। हुँ, म्यूज़िकली उसमें कुछ तो भी रिच कंटेंट होना चाहिए, ऐसा हुँ। मुझे लगता है और इस आधार पर मैं कुछ बंदिशें बनाती हूँ, ऐसा रिच चलता है। कंटेंट यानी क्या? ये हमारे सुनने वाले कुछ नहीं समझ पाएँगे। मतलब जैसे किसी विशिष्ट सुर पर यदि उसका मुखड़ा है, हुँ, उसका न्यास है, हुँ, तो उसके इर्द-गिर्द वो बंदिश चलनी चाहिए। अच्छा। जिससे कि वो बंदिश को हम यदि हुँ, एक्सप्लोर करते हैं, हुँ। वो बंदिश के आधार पर हम गाते हैं तो राग का स्वरूप अच्छे तरीके से नज़र जी, आना जी, चाहिए। जी, जी। मतलब केवल बंदिश गा के उसको बाजू नहीं करना चाहिए, वो बंदिश को और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करके हुँ, राग का स्वरूप बनना चाहिए। अच्छा, मतलब यानी वो जो पूरा एक राग तैयार होना चाहिए, हाँ, वो राग का बंदिश में हाँ, अलग-अलग स्वर संगतियाँ ऐसी रहे कि हुँ, जो राग को स्पष्ट कर पाएँ। अच्छा, तो ऐसी बंदिशें मुझे बहुत पसंद है। हुँ। तो ऐसी बंदिशें ऐसी मैं कोई करना बंदिश आपको याद आती है? हाँ, हाँ, बताइएगा हमको थोड़ा गा के। मेरी अपनी बताऊँ? हाँ, बताइए बिल्कुल। जैसे अलग-अलग ताल होते हैं, तो आजकल चलन है ऑड मात्राओं के तालों का। अच्छा, मतलब पहले 10 मात्राओं का रहता था, अब हुँ, 9.5 भी चल रहा है। अच्छा, 7.5, 9.5, 8.5 ऐसे हाँ, मात्राओं का चलन हो गया। तो यदि ताल जैसे बजता है, वैसे ही बंदिश गई तो उसमें गाने में बहुत आसानी मज़ा और आता है मज़ा आएगा। और सुनने वाले को भी बड़ा मज़ा आता हाँ, है। जी, जैसा एक ताल है जो बजता है धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, ना, धी, धी, ना, धी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.5, 1। अच्छा, तो ये यदि ताल है, हुँ, तो मुझे बंदिश भी ऐसे ही बनानी हाँ पड़ेगी। ये जी, सोचकर मैंने बंदिश बनाई, राग जो जो आपकी खुद कौन सी की लगे, रची मेरी हुई है। खुद की रचना है। हुँ, संदेश लेता जा जोरी संदेश लेता जा जोरी अब मुझसे रहो न जाए संदेश लेता जा जोरी संदेश भराए नैन गवाए चैन दिन रैन जो मैंने रिफ्लेक्शंस वाली बात कही थी जी, भराए नैन गवाए चैन दिन रैन बीती जाए उमरिया संदेश लेता जा जोड़ी संदेश मतलब साढ़े वाह! 9 मात्रा का पूरा डिजाइन इस बंदिश में मैंने लाने की जी कोशिश और करी उसमें है। भावाभिव्यक्ति भी है, हाँ, कि सारे भावों के साथ आप लोगों के समक्ष जा रही हाँ, हैं। हाँ, तो कोशिश है। हाँ, ये कोशिश नहीं बहुत ही बेहतरीन है। तो ये जो सारी संगीत की दौलत है, हाँ, जो इतने सालों से चली चली आ रही है, वो आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे रही हैं और उसमें बहुत कुछ यानी हासिल हो रहा है। तो शास्त्रीय संगीत का भविष्य सुरक्षित है ऐसा हम कहेंगे। कुछ यानी आप जैसे गुणीजनों के नहीं, हाथों में, जो लगातार शास्त्रीय संगीत के लिए अपने पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पूरा अपना सब कुछ तन मन धन से दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर और
एक बात यहाँ पर हम सम्मान तो सभी को मिलता है। यदि आप में हुनर है तो सम्मान आपका आएगा ही। तो आपके सम्मानों के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। आपको सुरमणि पुरस्कार मिला हाँ। हुआ है। हाँ, ये स्वर सिंगार संसद हाँ, का। सुर जी। सिंगार संसद ये हुँ, बहुत एक अच्छी संस्था है जो जी। जिनकी तरफ से मुंबई की। सुरमणि मुझे मिले हाँ, थे। हाँ। अ, ऐसे समय पर मिली कि जिस समय उस सुरमणि उपाधि ने हुँ, बहुत मोटिवेशन दिया मुझे, अच्छा। बहुत मोटिवेशन, क्योंकि मैं लोगों के नाम के आगे सुनती थी कि ये सुरमणि अच्छा, हुँ, हुँ, ये सुरमणि ये। तो हुँ, मुझे भी जब सुरमणि की उपाधि मिली हुँ। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला जी। कि हाँ, मैं कुछ करूँगी। मतलब अब मुझे मिली है तो मैं उसके लिए कुछ करूँगी। हुँ, मतलब वो जो उपाधि मिली है उसके लायक मैं बनी रहूँगी, हमेशा बनती रहूँगी, ऐसा मैंने हुँ। सोचा। दूसरा एक है जो नाट्याचार्य काका साहब खाड़िलकर अवार्ड मिला हाँ, था, वो नाट्य संगीत के लिए मिला था। हाँ। तो नाट्य संगीत के लिए जो मैंने कुछ स्टेज शोज़ भी किए, हुँ, मतलब संगीत नाटकों में काम किया। हाँ। नाट्य संगीत गाती भी संगीत रही। नाटकों में काम भी किया हाँ, आपने, अरे वाह! और कुछ नाट्य संगीत बचपन से गाती आई हूँ। तो अभिनय जो होता है वो मंचीय होता है, हाँ, गायन भी मंचीय होता है और बिल्कुल सामने सही, बैठा हुआ दर्शक वो आपको उसी समय दाद देता दाद है, देता है, परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट है। तो ये देखकर आपको यानी कैसा लगा आपको जब नाटकों में आपने प्रवेश किया? मैंने जब बचपन से मैं नाट्य संगीत गा रही थी, हुँ, लेकिन नाट्य संगीत का असली स्वरूप हुँ, जब मैं स्टेज पर खड़े होकर गाने लगी, तब अच्छा, मेरे ध्यान में आया कि हाँ, ये अभिनयानुकूल कैसे हैं? अभिनय उसमें जी, से दिखना चाहिए। हुँ, तो ये सब चीज़ें नाट्य संगीत जब मैं स्टेज पर खड़ी होके गाने लगी, तब हुँ, मुझे हुँ, पता हुँ, चला। हुँ, तो जी, इन सब चीज़ों के लिए मुझे नाट्य संगीत का वो एक अवार्ड मिला है। अच्छा, तो ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है वो भी। हाँ, लेकिन होता कैसे है कि ये सब तो सम्मान जो रहते हैं वो मोटिवेशन या फिर प्रेरणा आगे के लिए बढ़ने की बहुत प्रेरणा, आगे हाँ, देते हैं। जी, लेकिन असली कैसे होता है कि सामने बैठा है श्रोता, जो हाँ, कि बहुत बहुत सधा हुआ श्रोता है। हुँ, वो सधा हुआ श्रोता क्या बात है कहता है, तो ये लगता है ये असली बात है अपने लिए। अरे वाह! हाँ, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये क्या बात है कहने के लिए भी, हुँ, जैसे पर्टिकुलरली निर्गुणी का इफ़ेक्ट मैं देखती हूँ, कबीर जी का निर्गुणी जब गाती हूँ, तो हुँ, सामने का श्रोता क्या बात है भी नहीं कहता है। हुँ, वो अपने रम आप जाता में है, झाँकने लगता है। रम जाता है। हाँ, और हुँ, मेरा अपना भी यही होता है कि मैं वो अंदर ही अंदर झाँकने लगती हूँ, गाने का वो ढंग वैसे है। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है कि क्या बात है बस हुँ, मिलना हुँ, चाहिए, हुँ, बाकी पुरस्कार तो जी। मिले ही वो तो ज़रूरी है, लेकिन ये क्या बात है आखिरी दम तक रहना चाहिए तो किसी का न क्या किसी बात का। है! मैं अब ज़रूर कहूँगी क्योंकि कई लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका स्वभाव आपके मुखाकृति से झाँकता है और उसी के साथ-साथ आपकी साधना साधना आपका नाम ही मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सार्थक किया है आपने, जिसमें शास्त्रीय संगीत है, उपशास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, नाट्य संगीत है और संगीत के बहुत सारे आयामों का विन्यास आपके पूरे व्यक्तित्व में नज़र आता है और ऐसे लोगों से बात कर मुझे भी स्वांत सुखाय ऐसी अनुभूति होती है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आएँ और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करें। तो आज आपका आने के लिए हम बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। मुझे भी आपसे जो बात करने में आपका प्रश्न पूछने का ढंग है, आप जो एक विषय को अलग-अलग तरीकों से जो आप देखती है, मुझे बहुत पसंद आया आपका जी, जी, जी। प्रश्न पूछने का भी ढंग, तो आपका भी बिल्कुल बहुत हम शुक्रिया। अब चाहेंगे कि हम जैसे शुरुआत संगीत से की, हाँ, वैसे अंत भी हम संगीत से हाँ। करें। मैं भैरवी में एक बंदिश गाना बिल्कुल चाहूँगी, गाइए। जो मेरी अपनी रची हुई है, हुँ, जिसको मैं ऋतुगान कहती हूँ। अच्छा। वो ऋतुओं के ऊपर है जी। और जैसे पूरी प्रकृति जो रहती है, वो ऋतुगान करती रहती है। हुँ। मतलब चाहे हम वो ऋतुओं की तरफ जाएँ या ना जाएँ, लेकिन प्रकृति तो ऋतुगान करती रहती है। ऐसा मुझे भी लगता है कि हवाएँ चलने लगती हैं, हाँ। नवरात्रि आई, शरद हाँ, ऋतु हाँ। आई, तो उस समय का मौसम, उस हुँ। समय के फल, फूल, पत्तियाँ वो वैसी हाँ, बहरने लगती हैं। हाँ। तो ये जो ऋतुगान है, वो हुँ, मैंने बंदिश से डाल करने बिल्कुल, की बिल्कुल, कोशिश है, राग सुनाइए आप भैरवी में ज़रूर, सुनाती ज़रूर। हूँ। ऋतुगान ऋतुगान
संसार, भोर दोपहर सांझ निशान, ऋतुगान ऋतुगान ऋतुगान, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, शिशिर बसंत रचत संसार, ऋतुगान 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 बोलो तो सब सुनेंगे। आज के इस एपिसोड में संगीत की स्वर लहरियों के साथ आज हम पूरे डोलायमान रहे और आपसे मुलाकात हमने करवाई नागपुर क्या पूरे भारत की जानी मानी शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायिका डॉक्टर साधना शिलेदार से। और हम इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके दिल के करीब होगा और आपको बेहतरीन और बहुत अच्छा लगेगा और आप बार बार इसे देखेंगे। इसलिए आप इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो तो सब सुनेंगे। अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया एपिसोड रिलीज हो तो आपको तुरंत खबर मिले।